प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 5 सांतत्य व अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चनों को बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 13 तक के आपको क्वेश्चन बनाए थे। तो आज हम 14 से आगे को क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है दिए गए फलनों की सांतत्यता पर क्या करें, विचार करें। तो हमको एक फंक्शन दिया गया है, इसकी हमने कंटिन्यूटी पर चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है वो किन किन फलनों पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा एक बार ग्राफ में इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ अगर हमने बनाया तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा एक पॉइंट है एक्स इक्वल 0, यहाँ पर एक्स इक्वल 0। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, x इक्वल 1, एक पॉइंट x इक्वल 1 है, एक पॉइंट x इक्वल 3 है और एक पॉइंट x इक्वल 10 है। तो जो भी हमारा फंक्शन बना हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक बीच में बना हुआ है, 0 से लेकर के 10 तक के अवयवों के बीच में है, अर्थात 0 और 10 के बंद अंतराल में है, अर्थात 0 से लेकर के 10 के बीच में हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो उस ग्राफ को भी समझेंगे। अगर फलन का मान 0 या उसके बराबर है, 1 या 1 के बराबर है या उसके बीच में है, अर्थात 0 और 1 के बीच में है, तो उसका फंक्शनल वैल्यू किससे निकल रही है, 3 से। तो इसका मतलब 0 के बराबर भी है और 1 के बराबर भी है, तो फंक्शन का मान किससे निकल रहा है, 3 से निकल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो 1 भी सम्मिलित नहीं है और 3 भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो फंक्शन की फंक्शन वैल्यू किससे निकल रही है, 4 से। तो इसका मतलब 1 भी सम्मिलित नहीं है और 3 भी सम्मिलित नहीं है, तो फंक्शन की फंक्शन वैल्यू किससे निकल रही है, 4 से। अब आते हैं, 3 के बराबर है, 10 के बराबर है और उसके बीच में यदि कोई भी x की वैल्यू है, तो उस कंडीशन में फंक्शन की मान किससे निकलेगा, 5 से। तो इसका मतलब 3 के इक्वल है और 10 के भी इक्वल है और उसके बीच में भी है, तो फंक्शन का मान किससे निकल गया, 5 से निकल गया। अर्थात फंक्शन हमारा 0 से शुरू हो रहा है और 10 पर ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, इस फंक्शन में कितने विभाजन बिंदु हैं, 2 विभाजन बिंदु है, क्योंकि फलन 2 बिंदुओं पर बटा हुआ है। पहला विभाजन बिंदु है ये x इक्वल 1, दूसरा x इक्वल 3, तो 2 ही तो विभाजन बिंदु है, क्योंकि 0 के बाईं तरफ कोई फंक्शन है ही नहीं। कोई फंक्शन है 0 के बाईं तरफ नहीं है। 10 के आगे तरफ लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है, क्योंकि 10 पर ही फिनिश हो गया। तो इसका मतलब इन 2 विभाजन बिंदुओं पर सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि x बराबर 1 पर ये जो 4 वाला मान है इससे चिपका है कि नहीं चिपका है। देखो ये ऐसे चिपका है कि नहीं चिपका है। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करूंगा x बराबर 3 पर ये जो ग्राफ है ये टूटा है कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, टूटना है कि ये बिंदु अलग अलग हैं कि एक ही जगह पर है, तो ये चेक करूंगा। तो पहला परीक्षण चलेगा x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पर एक खास चीज हो रही है, क्योंकि ये खास बिंदु पर 1 के बाईं ओर से भी फलन है और 1 के दाईं ओर भी फलन है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो रहा है। तो x बराबर 1 पर पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव साइन किसके लिए, बाईं ओर के लिए, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब एफ एक्स का मान 1 से छोटे मान किस में निकल रहा है, देखिए 1 से छोटा मान किससे निकलेगा, 3 से। 1 से छोटा मान किससे निकलेगा, 3 से। अब ठीक है, 0 से बड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस 1 से तो छोटा है, तो क्या हो गया, 3, क्योंकि ये वेरिएबल से फ्री है, अरे चर से स्वतंत्र है, तो इसका मान डायरेक्ट 3 हो गया। अब आते हैं RHL लिमिट। RHL लिमिट में क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब बताइए 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़ा मान किससे निकल रहा है, 1 से बड़ा है, तो मान किससे निकल रहा है, 4 से। देखिए 1 से बड़ा है तो मान कौन सा वाला पार्ट देगा, 4 वाला पार्ट देगा, तो 4 इक्वल, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड लिमिट के हो गया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि x बराबर 1 पर जो दिया गया फलन है संतत नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है, x बराबर 3 दूसरा विभाजन बिंदु है, क्योंकि 3 के बाईं तरफ भी फलन है, 3 के दाईं तरफ भी है। तो अब मैं करूँगा x बराबर 3 पर परीक्षण करूँगा, ठीक है। तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्यों, 3 के बाईं ओर फिर 3 के दाईं ओर का। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, 3 से छोटा मान, 3 से छोटा है x, तो मान किससे जा रहा है 4 से, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। अब उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में काम क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू किससे निकलेगी, 3 से बड़ा मान। अब 3 से बड़ा मान क्या है, 3 से x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो किससे निकल रहा है 5 से। यहाँ भी देखिए 3 से बड़ा है तो मान किससे निकल रहा है 5 से। अब इसकी लिमिट पर वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ने वैल्यू 4 दी और राइट हैंड लिमिट ने वैल्यू 5 दी। तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर नहीं होंगे बल्कि अलग अलग जगह पर है। इसका मतलब ग्राफ बनाने में हमें को यहाँ से यहाँ जाने के लिए पेन या पेंसिल को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड लिमिट। सो x बराबर 3 पर फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई, ठीक, बहुत आसान सा हो गया। अब देखिए कल हमने एक चीज़ आपको बताया हुआ था कि अब केवल हमने अभी दो ही बिंदुओं पर चेक किया, एक 1 पर किया, एक 3 पर किया। 1 पर तो संतत नहीं है और 3 पर भी संतत नहीं है। क्या केवल इस ग्राफ में 0 से 10 के बीच में केवल दो ही बिंदु होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और बिंदु भी तो हैं। अब हमको चेक करना है कि ग्राफ यहाँ पर टूटा तो नहीं है, यहाँ पर टूटा हुआ तो नहीं मिलेगा, या यहाँ पर टूटा हुआ तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पर्टिकुलर इस भाग में चेक करेंगे, पर्टिकुलर इस भाग में चेक करेंगे, पर्टिकुलर इस भाग में चेक करेंगे। ठीक है, अब इस भाग में चेक करने के लिए देखिए हमने लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, तो उसमें हमने एक चीज़ पाया कि जो आपका ये हमारा कैसा फंक्शन है। पहले हम देखते हैं, 3 जो है अपने आप में एक कांस्टेंट फंक्शन है, 4 हमारा कैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और 5 क्या है, मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का मतलब एक अचर फलन है। अब 3, 4 और 5 अगर अचर फलन है तो इसमें लिमिट पर कोई फर्क पड़ता है नहीं। आप निकाल के देखिए एक बार, क्योंकि लिमिट से, क्योंकि वेरिएबल फ्री हैं, तो इसका मतलब कांस्टेंट फलन हमेशा लिमिट में भी वही मान देंगे जो डायरेक्ट देंगे ना, क्योंकि इसमें ना कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर रूल बना के क्या कह सकते हैं, चूंकि 3, 4 व 5, 3, 4 व 5 एक कैसे फलन है, एक अचर फलन है। ठीक है, जो हम वो सी पे चेक करते थे, अब वो सी पे चेक करने में वहाँ से बहुत लंबा हो रहा है ना, तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। कैसे, 3, 4 व 5 एक अचर फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या, देखिए 3, 4 और 5 इन्हीं की तो जिक्र कर रहे हैं, जो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत होते हैं। क्योंकि अचर फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। तो इसका मतलब जो 3 वाला फलन है, ये 3 वाला फलन इतना ही है ना, 0 से 1 तक आएगा, तो इस भाग में कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होगा। तो 3 वाला फलन इतने भाग में हर कंडीशन में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। 4 वाला फलन भी इस भाग में कहीं पर भी आपको अंदर टूटा हुआ नहीं मिलेगा, और 5 वाला भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी आपको इस बीच में कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। केवल टूटे हुए कहाँ पर मिलेंगे आपको, जहाँ पर 3 और 4 वाला फलन मिलेगा, विभाजित हो रहा है, और जहाँ पर 4 और 5 वाला फलन विभाजित हो रहा है वहाँ पर आपको फलन क्या मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल, अतः दिया गया फलन किस किस बिंदु पर संतत नहीं है, x बराबर 1 व x बराबर 3 ये के अतिरिक्त सभी वास्तविक बिंदुओं पर क्या है, संतत है। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट।
तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो फंक्शन है केवल आपका टूटा हुआ कहाँ मिलेगा, क्योंकि संतत नहीं होने का मतलब क्या है, उस भाग में फलन टूट जाएगा। तो इसका मतलब यह फलन x बराबर 1 और x बराबर 3 पर संतत नहीं होगा, और बाकी 3 वाले भाग में भी पर्टिकुलर संतत होगा, 4 वाले भाग में भी पर्टिकुलर संतत होगा, और 5 वाले भाग में भी पर्टिकुलर क्या होगा, एक संतत होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्योंकि उनमें लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी लिमिट निकालने में कोई काटापीटी है ही नहीं वहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू हमारी निकल सकती है। तो दिमाग में रहेगा, तो इसको ध्यान में रख के आपने पूरा प्रश्न बनाना है। ठीक है, चलिए आइए अब एक बार क्वेश्चन नंबर हम 15 की भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, फिर 16 वाला क्वेश्चन आपने खुद बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार। ठीक, तो क्वेश्चन वही है कि दिए गए फलन की सांतत्यता का आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है f(x) इक्वल 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है 2x, सेकेंड पार्ट है 0, नेक्स्ट पार्ट है 4x। ठीक, इसमें दिया हुआ है यदि x इज लेस देन 0 है, ठीक, x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन इक्वल टू 1 है। थर्ड पार्ट में x इज ग्रेटर देन 0 है। अब इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी का परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब आइडिया आ चुका है ना। तो इस फंक्शन को देख के बताइए इस फंक्शन में कितने विभाजन बिंदु हैं। इस फंक्शन में हमको अगर चेक करेंगे तो दो जगह पर फलन ये x इज ग्रेटर देन 1 है, सॉरी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है कितने बिंदुओं पर टूटेगा, दो बिंदुओं पर, एक x बराबर 0 पर और एक x बराबर 1 पर, क्योंकि 0 के बाईं तरफ भी है, 0 के दाईं तरफ भी है, 1 के बाईं तरफ है और 1 के दाईं तरफ है नहीं। तो कितने विभाजन बिंदु हैं इसमें, दो, एक 0 है, दूसरा 1 है। ठीक है, तो पहले मैं विभाजन बिंदुओं पर करूंगा, x बराबर 0 पर मैं इसका परीक्षण करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाईं तरफ से भी आ रहा है, दाईं तरफ से भी आ रहा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी ओर से लिमिट आ रही है। तो 0 से छोटी ओर से आ रही है तो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, 2x। अब 2x पर अब x टेंड्स टू 0 रखिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f(x) इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी है तो किससे निकलेगी, 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ गई। तो इसका मतलब अब हम क्या लेंगे, f(0) की वैल्यू निकालेंगे। अब f(0) की वैल्यू कौन सा वाला फंक्शन देगा, जिसमें 0 के इक्वल होगा। तो 0 पर किसकी वैल्यू निकलेगी, x 0 के इक्वल यहाँ पे है ना, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसलिए हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके हो गया, f(0) हो गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब 0 पर फंक्शन एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर आपको फलन टूटा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम किस पर चलेंगे, x बराबर दूसरा विभाजन बिंदु 1 है। अब हम चलेंगे x बराबर 1 पर अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो 1 के बाईं ओर 1 के दाईं ओर। तो x बराबर 1 पर पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, इक्वल आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या होगा, 1 नेगेटिव, f(x) 1 नेगेटिव का मतलब लिमिट जो है 1 से छोटी ओर से आ रही है, इक्वल आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटा है तो मान क्या आ गया, 0। अब वेरिएबल फ्री है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नहीं 1 पॉजिटिव, f(x) इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब f(x) की वैल्यू किससे निकलेगी, 1 से बड़ा मान है, 1 से बड़ा मान क्या आएगा, 4x इक्वल
अब 4 से 1 रखिए, 4 1 जा 4, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 4। तो हमने क्या पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल मेरे राइट हैंड लिमिट के हुआ, तो इसलिए x बराबर 1 पर हमारा फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ही नहीं वहां पर। क्लियर? कोई टफ हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए 0 पर फलन आपका संतत है और 1 पर फलन संतत नहीं है, तो इसका मतलब एक बिंदु पर संतत नहीं है। अब हम बाकी चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर 0 से छोटे भाग पर, और जब ये अर्थात जिस वाले पार्ट में 2x से ग्राफ आ रहा है उस वाले 2x वाले भाग में कहीं पर फंक्शन टूटा हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे क्या जो जिस भाग में 0 वाले फलन से ग्राफ आ रहा है क्या उस भाग में तो टूटा नहीं है। फिर हम चेक करेंगे जिसमें ग्राफ 4x वाले पार्ट से आ रहा है, अर्थात जहां पर x का मान 1 से बड़ा है तो वहां पर फंक्शन मान कौन देगा, 4x देगा। तो अब हम चेक करेंगे कि 4x वाले भाग में कहीं पर ग्राफ टूटा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, अब वो c वाला बिंदु है ना, अब c वाला करना बड़ा लंबा हो जा रहा है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन की प्रकृति देखते हैं। ये हमारा कैसा फंक्शन है, एक बहुपदी फलन है। 4x भी कैसा फलन है, एक बहुपदी फलन है। अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूं 2x की, क्योंकि आपने लिमिट बहुत सारे पढ़े हैं, अगर मैं इसको लिमिट के साथ निकालूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2c आ जाएगी, और डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा तो तब भी क्या आएगा, 2c। इस 4x वाले में अगर मैं लिमिट में वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 4c, और डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा तो तब भी क्या आएगा, 4c। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बहुपदी फलन है, क्योंकि उनमें कोई भी सरलीकरण होता ही नहीं है नहीं, तो इसलिए बहुपदी जो फलन होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर अपने आप में क्या है, एक संतत फलन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर थ्योरी लिख देंगे, बिकॉज 2x, 4x क्या है, एक बहुपदीय फलन है। अब बहुत सारे प्रश्नों में आप ऐसा भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, बहुपदीय फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो इसका मतलब 4x 2x वाला और 4x वाले भाग में ग्राफ जो होगा आपका कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब बचा 0 तथा 0 कैसा फलन है, एक इस वाले भाग में चेक करेंगे। अब 0 कैसा फलन है, एक अचर फलन है। 0 एक अचर फलन है, इससे पहले वाले टॉपिक में भी किया था ना, अचर फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है, तो इसका मतलब 2x वाले भाग में भी कहीं पर भी फलन टूटा नहीं होगा, 0 वाले भाग में भी कहीं टूटा नहीं होगा, और 4x वाले भाग में भी कहीं पर टूटा हुआ नहीं होगा, और x बराबर 0 पर भी फलन क्या होगा, कहीं पर आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो टूटा हुआ केवल कहां पर मिलेगा, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो इसका मतलब फलन किस बिंदु पर संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। बाकी 0 पर भी है, 2x और 4x वाले भाग में भी है, और 0 वाले पार्ट में भी फंक्शन क्या है, संतत है। तो अतः क्या लिखेंगे, फलन x बराबर 0 के अतिरिक्त, 0 के अतिरिक्त 0 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर, सभी वास्तविक बिंदुओं पर, सभी वास्तविक बिंदुओं पर क्या है, संतत है। तो कर सकते हैं इसको। तो फंक्शन जो है x बराबर 0 के अतिरिक्त से सभी वास्तविक बिंदुओं पर क्या होगा, हमारा संतत फलन हो जाएगा। तो कोई टफ है, बहुत आसान सा आपका ये टॉपिक है, तो इसको भी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 16 खुद बना सकते हैं। तो एक बार 16 क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे सारे बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो ध्यानपूर्वक एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया हुआ है कि a और b में वह संबंध ज्ञात करें। आपने a और b में एक ऐसा रिलेशन निकालना है जिसके लिए फलन f(x) इक्वल ax + 1 और bx + 3
यहाँ पर दिया हुआ है x इज लेस देन एन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, x बराबर 3 पर क्या है, पर संतत है। अगर फलन x बराबर 3 पर संतत है तो आपने इस a और b में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अगर फलन x बराबर 3 पर संतत है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसकी 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसके होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके हो जाएगा, f3 के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो मेन तो यही है। तो पहली कंडीशन, चलो f3 को भी अगर हम हटा देते हैं तो मेन चीज क्या है कि बिंदु 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या देनी चाहिए, इक्वल मान देनी चाहिए, ठीक है। पहले तो यही मेन है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx होगा। तो इसका मतलब x इक्वल 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल कर दी, होने को f3 की वैल्यू भी इक्वल होगी, ठीक है। तो f3 की वैल्यू तो बाद में चेक करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट किससे निकलेगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx की वैल्यू किससे निकलेगी, 3 से छोटा मान, तो 3 से छोटा मान है ना, तो किससे आएगा, ax प्लस 1 इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx की वैल्यू किससे निकलेगी, bx प्लस 3। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखें, यहाँ पर 3 रखिए, तो क्या बन जाएगा, 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 1 आ गया। अब अगर आप f3 की वैल्यू निकालेंगे तो f3 की वैल्यू क्या आएगी, 3a प्लस 1 तो आएगा। अरे f3 निकाल के देखिए एक बार, f3 इक्वल क्या आएगा, क्योंकि इसी फंक्शन से निकलेगा ना f3, तो f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3, तो 3a प्लस 1 ही आ जाएगा। देखिए कोई फर्क पड़ेगा उसमें, तो वही तो हमने पहले लिख दिया है, ठीक। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या निकला, 3a इक्वल क्या निकल गया, 3b निकल गया। अब 3 से 3 कैंसिल हुआ तो इसलिए क्या निकल गया मेरा, सो a इक्वल क्या आ गया, b आ गया। अरे सॉरी, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया शायद कहीं पर, ये मिस्टेक हमारा कहाँ पर हुआ है पता चला आपको, ये पार्ट है ना मिस्टेक वाला, क्योंकि x इक्वल 3 नेगेटिव का क्या आएगा, 3a प्लस 1, 3 पॉजिटिव का क्या आएगा, 3b प्लस 3 हो जाएगा, 3b प्लस क्या होगा, 3 है ना, ये क्लियर है, मिस्टेक पता चल गई ना। अब ये b वाला इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो 3a माइनस 3b इक्वल 3 माइनस 1, क्लियर। इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a माइनस b इक्वल क्या बचेगा, 3 में 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आ गया। सो a माइनस b इक्वल क्या हो जाएगा, 2/3। तो a और b में मेरा क्या रिलेशन निकल गया कि a और b का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, 2/3 होगा, क्लियर। कोई टफ है, तो a और b में एक ऐसा संबंध हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, जिसके कारण फलन x बराबर 3 पर क्या होगा, संतत फलन होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, क्लियर, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, नहीं 17 तो हो गया है, अब 18 क्वेश्चन लेते हैं। 18 क्वेश्चन है, ऊपर का स्टेटमेंट है लैम्डा के किस मान पर फलन जो fx इक्वल है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि x इज लेस देन एन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है लैम्डा के किस मान पर यह दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है नहीं। हमने लैम्डा का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो x बराबर 0 पर अगर फंक्शन संतत है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसके होगा, 0 पर राइट हैंड लिमिट के। ये हमने पहले भी किया है ना, x बराबर 0 पर यदि फलन संतत है तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब fx की वैल्यू ऊपर से निकालिए, 0 से छोटा है तो लिमिट किससे निकलेगी, 0 से छोटा है तो लिमिट यहाँ से निकलेगी ना। तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया 2x इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े मान, तो 0 से बड़े मान पर क्या लिमिट निकलेगी 4x प्लस 1 से निकलेगी। ठीक, अब 0 पर वैल्यू रखिए, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा 0, अरे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 इक्वल यहाँ की वैल्यू निकालिए 4 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इज 1। तो लैम्डा इंटू 0 इक्वल 1। सो लैम्डा इक्वल क्या होगा 1/0 होगा, है नहीं। अरे सिंपल सा देखिए, क्योंकि लैम्डा 1/0। सो लैम्डा इक्वल क्या हो गया, अपरिभाषित हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब लैम्डा का कोई मान निकला, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं निकली। तो हम यहाँ पर क्या फिनिश करेंगे, इसलिए लैम्डा का देखिए, क्योंकि अब आपका देखिए मेन चीज यहाँ पर क्या हुआ कि आप लैम्डा को अगर देखिए एक बार यहाँ पर समझ लीजिए, लैम्डा को अगर 0 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 0। अरे लैम्डा इंटू 0 इक्वल 0 बराबर क्या हो गया 1। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 1। अब 0 और 1 तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो अब इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट इस 0 को इस लैम्डा से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 0 अपॉन में चलेगा। तो इसका मतलब क्या, हमने क्या दिखाने के लिए किया कि लैम्डा का एक अपरिभाषित मान आ रहा है, ये शो करने के लिए हमने इस 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब कोई लैम्डा का मान निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, इसलिए लैम्डा का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जिसके लिए फलन x बराबर कहाँ पर 0 पर संतत है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट मेरा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, अर्थात आपको ऐसा कोई भी लैम्डा का मान प्राप्त नहीं हो सकता है जिसके लिए आप क्या कहें कि x बराबर 0 पर फलन संतत हो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x बराबर इस 1 पर सातत्यता पर विचार करें। तो अब आपने क्या करना है, x बराबर 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर विचार करना है नहीं, कि x बराबर 1 पर पहले फलन संतत होगा कि नहीं होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने लैम्डा का मान भी निकालना है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर जब मैं चेक करूंगा तो पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव वाला भाग, नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए, क्योंकि x बराबर 1 किस भाग में आएगा, x बराबर 1 जो आएगा वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब x बराबर 1 पर तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि x बराबर 1 जो है पर्टिकुलर किस भाग में है, 0 से बड़े भाग में। तो 1 के बाईं ओर भी 4x प्लस 1 है और 1 के दाईं ओर भी क्या रहेगा 4x प्लस 1, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो 0 से आगे आएगा ही नहीं। लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है 0 से आगे आएगा नहीं आएगा, पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था ना। तो ध्यान देंगे, तो x बराबर 0 पर अगर हम करेंगे, चूंकि 1 जो है 1 इज ग्रेटर देन क्या है 0 है कि नहीं। तो इसके लिए हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं चाहिए, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 fx इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1। fx की वैल्यू किससे निकलेगी 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल 5 हो गया। अब f1 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल क्या होगा 4 1 जा 4 प्लस 1 इक्वल 5। तो हमने क्या पाया कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 fx इक्वल क्या बन गया f1 बन गया। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत है नहीं। बट ऊपर से स्टेटमेंट क्या कहा है, लैम्डा के किस मान पर कहा है ना। तो इसका मतलब अब आप लैम्डा का यहाँ पर कोई भी मान रखते जाइए, लैम्डा का यहाँ पर कोई भी मान अगर आप रखेंगे तो नीचे उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा का मान तो 0 से छोटे वाले भाग में रखेंगे आप, क्योंकि जब x का मान 0 से छोटा है तभी तो लैम्डा बदलेगा, है नहीं। अगर यहाँ लैम्डा का मान आप कुछ भी रख दो 10 रख दोगे
तो नीचे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लैम्डा का मान यहाँ -10 रखें तो नीचे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा वाला पार्ट 0 से छोटे में आ रहा है और 0 से बड़े वाला पार्ट 1 जो है वो 0 से बड़े वाले पार्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा से यहाँ पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, अतः लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान पर, लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान पर फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। तो देखिए क्वेश्चन भी खत्म हो गया और लैम्डा का मान भी निकल गया। लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान का मतलब लैम्डा की वैल्यू भी निकल गई और x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी का परीक्षण भी हो गया। तो एक तीर से दो शिकार इसी को कहते हैं ना। क्यों? कि लैम्डा का प्रत्येक वास्तविक मान पर x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। तो इस क्वेश्चन को भी आप 18 वाले को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और ध्यान देंगे 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ये फंक्शन पढ़ा हुआ है आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x, फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। अर्थात ये जो फलन है ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर एक असंतत फलन है, ऐसा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करेंगे, किस पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन बना हुआ है gx, ये दो अलग अलग फलनों से मिलकर बना हुआ है। एक फलन x है, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन। तो इस फंक्शन को मैं gx जो फलन दिया है उसको दो भागों में तोड़ लेता हूं। तो मैंने क्या किया, माना fx इक्वल क्या हो गया, x है नहीं, तथा hx बराबर मैंने क्या मान लिया, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x। तो मैंने इस gx फलन के दो पार्ट अलग अलग कर लिए, एक पार्ट बहुपदी फलन हो गया, एक पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक, अब मैं क्या आऊंगा, x बराबर c पर, जहां c क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो c पूर्णांक है तो पहले मैं f वाले फलन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करता हूं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या होगा, c fx इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल क्या आ गया, c, और डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो fc इक्वल क्या हो जाएगा, c। ये देखिए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c fx इक्वल किसके हो गया, fc के हो गया। तो इसलिए x बराबर c पर f फलन किस फलन की चर्चा की थी हमने, f वाले फलन की तो चर्चा की है, पर f फलन क्या है, संतत है। नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि fx बराबर x फलन एक बहुपदी फलन है जो प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर क्या होता है, संतत फलन होता है। कर सकते हैं ना, इतना नहीं करेंगे तो थ्योरी लिख के भी काम चल सकता है, जो हम पुराने प्रश्नों में कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं hx वाले फलन की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले फलन में कोई भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं था ना। अब हम hx वाले की चर्चा करेंगे पुनः। x बराबर c पर, c क्या है, पूर्णांक है, c पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इस फलन पर हम x बराबर c पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की, आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, वहां क्या पढ़ा था, जब आप इस महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ लेते हैं तो ध्यान देंगे। ठीक है, x हो गया x डैश, y डैश। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मैं x बराबर c पर एक चेक करता हूं, सपोज दैट मैं x बराबर 1 पर ही ले लेता हूं, यहाँ पर x बराबर 1 है, यहाँ पर x बराबर क्या है, 2 है, ऐसी माइनस चलेंगे ना। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि महत्तम पूर्णांक फलन वह फलन होता है जिसका मान या तो दिए गए पूर्णांक मान के बराबर होता है या दिए गए मान से छोटा एक पूर्णांक होता है। तो हर कंडीशन में महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, या तो पूर्णांक के बराबर होगा या दिए गए पूर्णांक मान से छोटा एक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब अगर सपोज दैट यहाँ पर 0 है। हाँ, अब बताइए महत्तम पूर्णांक फलन में 0 का मान क्या होगा, 0। ठीक है,
0.1 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 0.1 इक्वल क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि इस 0.1 से छोटा पूर्णांक तो यहीं पर आ गया। 0.5 का क्या होगा? 0। 0.9 का 0। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में जितने भी फलन है, जितने भी बिंदु हैं, उन सबका महत्तम पूर्णांक फलन में मान कितना हो जाएगा? 0 ही तो होगा, और 1 का इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, 1 का महत्तम पूर्णांक फलन में मान कितना हुआ? 1, तो ऊपर चले गया। 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1.9 का 1, और 2 का इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि 2 के महत्तम पूर्णांक फलन का मान 2 हो जाता है, ऊपर चले जाएगा ना। तो इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पर x बराबर 1 पर तो फलन टूट गया। ऐसे ही x बराबर 2 पर भी फलन टूटा हुआ है, देखिए, क्योंकि 2 पर तो ऊपर चले जाएगा ग्राफ। तो इसका मतलब, क्योंकि कहीं पर भी पूर्णांक बिंदुओं पर यदि आप महत्तम पूर्णांक फलन का परीक्षण कर रहे हैं, तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? बाईं ओर के मान भी हैं और दाईं ओर के मान भी हैं। अर्थात 1 से छोटे अगर मान है तो उसका मान क्या होगा? उससे छोटा पूर्णांक हो जाएगा। 2 के आगे और होगा तो वही पूर्णांक होगा। तो दिख रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि पूर्णांक फल बिंदुओं पर महत्तम पूर्णांक फलन 2 जगह से आ रहा है, एक बाईं तरफ से भी आ रहा है और एक दाईं तरफ से भी आ रहा है। तो यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव लिया। अब किसकी बारी है? फंक्शन क्या है? hx है, f थोड़ा है, hx की चर्चा चल रही है। तो इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव। hx की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है नी। अब इसका महत्तम पूर्णांक फलन में मान निकालते हैं, अर्थात c से छोटा पूर्णांक। ठीक है, अगर सपोज दैट c की वैल्यू 1 है, ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx निकाल रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, 1 से छोटा मान यदि निकाल रहा हूं तो 1 से जितने भी छोटे मान हैं, 1 से जितने भी छोटे हैं, तो 1 से छोटे मान कहाँ होंगे? इससे पीछे होंगे। तो 1 से छोटे मान यदि 1 से पीछे हैं तो उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी जा रही है? बताइए। 0 तो जा रही है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान क्या हो गया? 0। अब फिर देखिए 2 पे चेक करूंगा अगर, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, नहीं 2 नेगेटिव, क्योंकि 0 के बाईं ओर ले रहा हूं। हाँ, तो 2 के बाईं ओर लिया, तो 2 के बाईं ओर जितने भी मान होंगे वो सब क्या होंगे? 1.9, 1.8, 1.7 ऐसे मान तो होंगे। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या जा रही है? इस भाग में 2 से छोटे वाले बिंदुओं पर, 2 से छोटे वाले बिंदुओं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है? 1 जा रही है। अर्थात जिस बिंदु पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं उससे 1 कम हो जा रहा है। अर्थात 2 पर है तो 2 माइनस 1 हो गया, 1 पर है तो 1 माइनस 1 पर है तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब मैं अगर सी पे निकालूं तो सी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अगर सपोज दैट इस 2 को मैं सी मान लेता हूं, सी, इस 2 को क्या मान लिया? सी, और इस 1 को भी क्या मान लिया? सी। तो इस सी की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी? सी 0, अर्थात सी से कितना कम? 1 कम। 2 पर सी, इस बिंदु पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1। अरे इसको अगर, ये अगर सी है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सी माइनस 1 होगा। ये बिंदु यदि सी है तो ये सी माइनस 1 हुआ। तो इस बिंदु सी पर यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो इस भाग के बिंदु आएंगे, अर्थात सी से छोटे बिंदु होंगे, और सी से छोटे बिंदुओं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इस सी से ठीक छोटा पूर्णांक, अर्थात सी माइनस 1 आ गया। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या हो गई? सी माइनस 1 हो गया। क्लियर। अब इसकी आरएचएल लिमिट निकालेंगे, तो आरएचएल लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव hx इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव hx की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं कि इसके बाईं ओर, ठीक है, अगर सपोज दैट ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या है? 2 है। अब मैं इस 1 पर के दाईं ओर निकाल रहा हूँ, ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर।
ठीक है, सी की वैल्यू मैंने 1 ले रखी है अभी। हाँ, तो 1 से बड़े मान है अर्थात 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक जाएगा। ठीक है, तो 1.9 तक अगर गया तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ा है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी। देखिए 1.1 की वैल्यू 1, 1.2 की वैल्यू 1, 1.9 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब 1 से बड़े अगर मान है, 1 से आगे की ओर को अगर हम चलेंगे, कहाँ तक का, 1 से 1.9 तक अगर हम आगे चलेंगे अर्थात 2 से ठीक पहले, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या हो गई, 1 ही हो गई। ये लीजिए, अब फिर लेते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेते हैं। अब 2 से बड़े मान अर्थात 2.1, 2.2, 2.3 अर्थात 2 से ठीक आगे, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है, 2 ही तो आ रही है। 2.1 की भी 2, 2.2 की भी 2 अर्थात 2 के दाईं ओर से, अर्थात जब दाईं ओर से 2 के मान आएगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगी, 2 से ठीक आगे वाले बिंदु 2 से बड़े हुए, तो 2 से बड़े बिंदुओं का ठीक पहले का पूर्णांक मान क्या होगा, 2 ही तो होगा। अर्थात अगर मैं कहूं इस बिंदु का नाम C है और इसका मान C-1 हुआ तो ये C हुआ। अब C से बड़े बिंदुओं का यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वही बिंदु तो आ गया मान, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी, C ही हो जाएगी। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर क्या पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल किसके आया, राइट हैंड लिमिट। इसलिए फलन कौन सा है, h, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर क्या है, पूर्णांक बिंदु C पर असंतत है, अर्थात संतत नहीं है, क्योंकि C को हमने पूर्णांक बिंदु कहा था ना। ठीक हो गया। अब देखिए हमारा ये जो f फलन था वो क्या आया है, संतत आया है, और h फलन असंतत आया है। ठीक, आपने एक अलजेब्रा पढ़ी थी पीछे, यदि fx व gx दो संतत फलन हैं, दो संतत फलन हैं, तब fx माइनस gx भी संतत होगा। अर्थात इसका मतलब क्या था, क्योंकि अंतर है ना यहाँ पर x माइनस है ना, तो तब हम यहाँ पर माइनस वाला, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लगाते, इंटू होता तो इंटू लगाते, डिवाइड होता तो डिवाइड लगाते। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि अर्थात इसका मतलब क्या है कि दो संतत फलनों का अंतर ही हमेशा क्या होता है, संतत होता है। ठीक है। अब चूंकि इसको हम g की जगह पर हम क्या कह देते हैं, h कह देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एक फलन f है और दूसरा फलन h है। ठीक है। ठीक, अब हुआ क्या, fx और hx अगर दोनों संतत फलन हैं तभी क्या होंगे, fx माइनस gx भी संतत होगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, f जो फलन है वो संतत है परंतु h फलन संतत नहीं है। तो ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूँ, अतः fx माइनस hx बराबर, अब fx की वैल्यू रखिए क्या है, fx की वैल्यू किसके इक्वल है, x के, माइनस hx की वैल्यू किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर एक कैसा फलन है, असंतत फलन है। तो कर सकते हैं इसको भी। देखिए, क्योंकि संतत होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि दो संतत फलनों का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है, संतत होता है ना। अगर फलन, एक फलन संतत है दूसरा फलन संतत नहीं है, तो क्या उनका अंतर कभी संतत होगा, नहीं होगा, क्योंकि संतत होने के लिए दोनों फलनों को संतत होना क्या है, आवश्यक है। f फलन तो संतत है परंतु h फलन मेरा संतत फलन नहीं है, इसलिए उन दोनों का अंतर भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, एक असंतत फलन होगा। और कौन से बिंदु पर होगा, जिस बिंदु पर हमने चेक किया है। किस पर चेक किया, पूर्णांक बिंदुओं पर चेक किया, तो वहां पर फलन क्या मिल गया हमको, एक असंतत फलन मिल गया। तो कोई टफ क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार बनाने का सब बच्चे इसको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक।